हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एंड सीईटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे 6th चैप्टर का हिस्ट्री से। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज हम लोग सेकेंड पार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे 6th चैप्टर। ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग ये मैप तक पढ़े थे और आपको बताए थे कि आगे से यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा सांस्कृतिक जीवन से। आई होप आप लोगों ने मैप को अच्छी तरह से घर में सोच समझ के कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं मैप बना के आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन से यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये महाजनपद जो इम्पोर्टेंट मगध, कौशल, वत्स, अवंती आदि शक्तिशाली जो राजतंत्रीय था उसके लिए हम लोग महाजनपद को पढ़ चुके थे। आइए आगे पढ़ते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन। वर्ण के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। इस समय की सामाजिक व्यवस्था वर्ण पर आधारित थी। कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का आधार जब जन्म हो गया, लोग 4 वर्ग में विभाजित थे। प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य निर्धारित था, जिसका वर्णन इस प्रकार है। ब्राह्मण, अध्यापन एवं यज्ञ उनका प्रमुख कार्य था। 2 नंबर में क्षेत्रीय, इस वर्ग में शासक आते थे। इनका कार्य युद्ध करना एवं प्रजा की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना था। 3 वैश्य, इस वर्ग में कृषक, पशुपालक एवं व्यापारी आते थे। शूद्र, इनका काम 3 वर्णों की सेवा करना था। ये क्वेश्चन में पूछता है कि क्षेत्रीय का काम क्या होता है, वैश्य का काम क्या होता है, शूद्र का काम क्या है, ब्राह्मण का कार्य वो लोग क्या करते हैं। अतः ब्राह्मण एवं क्षत्रिय को समाज में विशेष दर्जा प्राप्त था। क्षत्रिय एवं वैश्य यज्ञ कर सकते थे, लेकिन शूद्रों एवं महिलाओं को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था। इसके अलावा मानव जीवन में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विशेष महत्व था, जिसका विवरण सर्वप्रथम जाबलोपनिषद में मिलता है। किसमें? जाबलोपनिषद में मिलता है। ये क्वेश्चन आता है कि ये जो वेद का अध्ययन नहीं करता, मानव जीवन को जो 4 आश्रम है ना, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, विशेष का महत्व था, इसका विवरण कहाँ मिलता है? तो जाबलोपनिषद में मिलता है। ये सुन लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। इस युग की संस्कृति में धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। नए देवताओं की पूजा की जाने लगी। इसमें विष्णु एवं शिव प्रमुख थे। यज्ञ के विधि विधान अत्यंत विस्तृत एवं जटिल हो गए। अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। इस समय जादू टोना एवं प्रेत आत्माओं आदि में लोगों का विश्वास बढ़ा। इन अंधविश्वासों को धर्म में स्थान मिला। इस समय तप, त्याग तथा संन्यास पर विशेष बल दिया गया। यज्ञ इस संस्कृति का आधार था। ये देखिए धूसर पात्र है सब। आर्थिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम था, कृषि का महत्व अधिक हो गया था। इसका प्रमुख कारण लोहे का प्रयोग था। लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य एवं एटा जिले के अंतरजी खेड़ा से मिलता है। लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य एग्जाम में पूछता है। लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो अंतरंजी खेड़ा से मिला है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व है। लोहे के प्रयोग से कृषि में व्यापक बदलाव आया। हल के फल एवं लोहे के बनने लगे, जिससे कठोर जमीन आसानी से जोती जाने लगी। खेती रोपण विधि से शुरू हुई। इसके अलावा सिंचाई के साधन के रूप में तालाब एवं कुओं के साथ नहरों का उपयोग भी होने लगा। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। उपजाई जाने वाली फसलों में जौ, चावल, गन्ना, सरसों आदि प्रमुख थे। उस समय समाज में पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। कई लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे।
उनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। कुछ पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिनमें सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में चित्रकारी की गई है। इन बर्तनों के चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, धूसर पात्रों में जाना जाता है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजा नियमित रूप से वसूलते थे। फसलों की उपज का लगभग एक बटा छः भाग फसलों की उपज का लगभग 1/6वां हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। कृषि कर को भाग कहा जाता था। पशुपालक, शिकारियों, व्यापारियों, कारीगरों से कर वसूला जाता था। लोहार, बुनकर, बढ़ई, सुनार को उप कर के रूप में राजा के लिए एक दिन काम करना पड़ता था। मगध तथा बज्जी महाजनपद का एक परिचय। मगध पहले दर्शाए गए मानचित्र 3 में मगध को ढूंढिए। मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसमें बोल रहा है मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। इसके कई कारण थे। पहला, ये गंगा बेसिन में स्थित था जहाँ गंगा और सोन जैसी नदियाँ बहती थी। ये नदियाँ यातायात, जल वितरण और जमीन के उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ भूमि कर की दर अधिक थी जिससे राजा को अधिक आय होती थी। दूसरा, मगध का एक हिस्सा हाथियों की बहुलता वाले जंगल से भरा था। क्वेश्चन आता है, हाथी वाला पूछता है। इसमें छोटा नागपुर यानी वर्तमान में जो झारखंड है का क्षेत्र भी शामिल था। हाथियों को सेना में शामिल किया जाता था। लकड़ियों से घर, रथ और गाड़ियां बनाई जाती थी। तीसरा, मगध का शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के पीछे झारखंड के लौह अयस्क के भंडार का महत्वपूर्ण योगदान था। लोहे से मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे। चौथा, मगध का अन्य क्षेत्र के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध था जो उसकी आर्थिक समृद्धि में सहायक था। मगध पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश का शासन रहा। हर्यक वंश के 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार एवं अजातशत्रु हुए थे। इसमें ये क्वेश्चन पूछता है मगध पर कौन कौन से वंश का शासन रहा मगध पर। ठीक है, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, हर्यक वंश के 2 शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार तथा अजातशत्रु वे थे। बिहार में राजगीर यानी वर्तमान में राजगीर जो है कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है, को राजधानी बनाया गया। ये कार्य शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक ने किया था। नंद वंश का एक महत्वपूर्ण शासक महापद्मानंद थे। इस वंश के अंतिम शासक धनानंद के शासनकाल में मैसिडोनिया का राजा सिकंदर ने भारत के पश्चिमी उत्तर भाग पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद हम लोग वज्जी, गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी यानी बिहार, अभी बिहार है थी। यह 8 कुलों का संघ था जिसमें 3 कुल विदेह, वज्जी तथा लिच्छवी प्रमुख थे। संघ में कई शासक होते थे जो सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए शासन की नीतियां तय करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां दास
स्त्रियां दास एवं कर्मकार को इन सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। अजातशत्रु ने वज्जी को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया। इसमें बताया है गण के बारे में। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। और संघ अर्थात संगठन या सभा। ठीक है, ये अध्याय 6 चैप्टर यहीं पे ख़त्म होती है। आगे क्वेश्चन और ये सब है, अगर आप लोग को करना हो तो देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार घर में, अगर पढ़ना हो और क्वेश्चन बनाना हो, लिखना हो तो ये अभी से अगर आप लोग ये सब लिखना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, राजा अश्वमेध ये क्यों आयोजित करता था, इसके बारे में आप अब ये वाला लिख के अगर लिखना कोशिश करेंगे तो जेपीएससी, यूपीएससी और बीपीएससी वगैरह में आपको जब मेंस वाला चीज़ पार्ट आता है तो आपका बहुत हेल्प करता है एनसीईआरटी। चलिए ठीक है, 6 चैप्टर यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू एवरीवन मेरे वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए। और बाय बाय, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।